सो हाय गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है तुम्हारे? जल्दी से मुझे बता दो। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस गाइस। कैसी चल रही है पढ़ाई? तो फाइनली हम लोगों ने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू किया था। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ शुरुआत इस चैप्टर की। और आज की क्लास में जो मैं करवाने वाला हूं वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जहां पे हम करने वाले हैं बहुत सारी अमेजिंग चीजें। उससे पहले जल्दी से मुझे एक बार बता दो कि गाइस, हाउस द जोश? क्या मोटिवेशन बना हुआ है? क्या टूटा तो नहीं है मोटिवेशन? क्या थक तो नहीं गए हो? क्योंकि ये हमारा इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और मेरा पार्ट जो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक है उसका सेकंड लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो डीएनएफ के बाद हम फिर कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन बीच में भी छूटा हुआ है, एज यू नो, ऑल नो। ठीक है, तो डीएनएफ में आज हम अगेन धमाकेदार चीजें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार सेशन की। तो आइए, क्या करने वाले हैं गाइस हम आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है। ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसी जगह से बनते हैं जहां से तुम इनको समझना थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब है ना। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आते, असर्शन रीजन वाले। तो बहुत ध्यान से बातों को समझाऊंगा, बहुत ध्यान से ही समझना। नोट्स प्रॉपर बनाने का टाइम दूंगा, आराम से बनाना, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। किस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में वो सब तुम्हें मैं यहीं पे बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहना। और लास्ट में पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाय द वे, मैं जो भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस करवा रहा होगा ना अपने आप लिख के, गाइस वो सारे पीवाईक्यूज ही हैं। तो समझ लीजिएगा कि पीवाईक्यूज साथ के साथ चल रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बार कल वाले लेक्चर से छोटी सी झलक दिखा देता हूं। कल वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी थी, किसकी? 3D सीरीज की। और 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने एक बात नोटिस की थी कि नॉर्मली हम S को क्रॉस करके आएंगे 4S को और फिर D में कूदेंगे। और जब हम D में कूदेंगे ना, तो जब हम यहां पे D में कूदेंगे तो गाइस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि हर बार आपका 4S टू 3D1, 4S टू 3D2, 4S टू 3D3। लेकिन क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस था क्योंकि हाफ फिल बनाने के लिए एस का जो 4S टू 3D4 होना था वो एक यहां से कूद के वहां चला जाता है, इसको बनाता है 3D5 और खुद रह जाता है 4S1 और उसके बाद फिर एज इट इज चलेगा। और एक एक्सेप्शनल केस हमें दिखेगा कॉपर में, जहां पे निकिल के बाद होना चाहिए था 4S टू 3D9, लेकिन एक यहां से वहां जंप कर देता है इसको 10 बनाने के लिए, फुल्ली फिल्ड बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए। और ये हमारे दो एक्सेप्शनल केस थे। आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स गाइस, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो जिंक वाज नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बैठा होता है डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन की डेफिनेशन में लिखा था कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या फिर डी ऑर्बिटल में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पार्शियली फिल्ड मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हर एक केस में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएंगे, हर एक केस में दिख जाएंगे, हर एक केस में दिखेंगे, सिवाय जिंक या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान रखना, खाली एटम को देख के नहीं बताया जा सकता कि वो ट्रांजिशन है या नहीं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखनी पड़ती हैं। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई पार्शियल फील्ड मिल जाता तो गाइस हम मान लेते हैं कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कोई भी पार्शियल फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां तक बात सबको समझ में आई थी? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। कल वाले लेक्चर से अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लिया है देन यू आर वेल एंड गुड टू गो। यहां से आगे तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्टली सेकंड पे आ गया, तो गाइस प्लीज, है ना, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम आज के इस सेशन को। आइए, तो मेटेलिक कैरेक्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात मेरी समझना, बहुत सारे जो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, है ना, उनका ये कहना होता है, स्टार्टिंग से वो ऐसा ही कह रहे हैं, है ना, कि सर क्या हमें ये जो आप यहाँ पे लिख के लाते हो, क्या आप इनको खुद से नहीं लिख सकते हो? क्या इनको आप पेन से नहीं लिख सकते हो? सर वैसे मैंने कल वाली क्लास में मैक्सिमम पेन से लिखा था, है ना, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक डिमांड रहती है और मैं उस डिमांड को देखता भी हूं। तो मेरी बात को समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। सबसे पहले ना हर चीज को एक ना प्रैक्टिकल नजरिए से देखा करो, केवल कह देने से सब कुछ नहीं हो जाता। अगर एक बात तुम मेरी समझना, मैं तुमसे बोलूं कि यार सब कुछ छोड़ो, मुझे 4 दिन में ना पूरे 12th का सिलेबस कंप्लीट करके दे दो, तुम मुझसे पहला क्वेश्चन क्या बोलोगे? भैया क्या बात कर रहे हो यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मैं इंसान ही तो हूं यार, मतलब ये कैसे कर लूंगा यार, मैं 4 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लूंगा? सेम अगर मैं तुमसे बोलूं
तुम मुझसे बोलो कि भैया 3-4 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म करना है और आपने स्लाइड खाली छोड़ के लाओ और फिर सर यहां पे लिखो। क्लास की ड्यूरेशन 1-1.5 घंटे से ज्यादा मत लेना भैया, 1.5 घंटे से ज्यादा मैं पे पढ़ने आता, हमसे दिक्कत हो जाती है, हमें पढ़ा ही नहीं जाता 1.5 घंटे से ज्यादा। तो भैया आप ना 1.5 घंटे की क्लास ले लो और सब कुछ लिखो भी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? खुद सोच समझ के बताना मुझे। नहीं है। व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे ये है कि जो ऐसी चीजें हैं जो पेपर में तुम्हें लिख के नहीं आनी, जिसको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुम यहां पे लिखा हुआ पाओगे, और जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए वो मैं तुम्हारे सामने लिखूंगा। दैट इज द बेस्ट वे। तो कभी भी अपने मास्टर के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर भरोसा मत खो कि यार वो तो ऐसे करवा रहे हैं, वो तो वैसे करवा रहे हैं। उन सब चीजों का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास सिंपल सा मुद्दा ये है कि जो क्लास में कंटेंट मुझे मिल रहा है, क्या वो बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट है? आंसर है हाँ, दिस इज द बेस्ट एवर कंटेंट। इसके बाहर से तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन मेरे कराने का जो तरीका है उसमें तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। अदरवाइज सिलेबस तो मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा, जल्दी जल्दी लिखूंगा, चीजों को कम एक्सप्लेन करूंगा। देखो समझो, मुझे 1.5 घंटे में अगर क्लास कंप्लीट करनी है ना, 1 घंटे 40 मिनट में, 1.5 घंटे में, और मैं सारा लिख भी रहा हूं, तो मैं फिर कहां से टाइम खाऊंगा? फिर एक्सप्लेन करने में मैं एक बार मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, किसी को नहीं भी समझ में आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? फिर समझ रहे हो बात को? अभी मैं क्या करता हूं, मैं दो मेथड लगाता हूं कि यार ये इससे समझ में नहीं तो इससे समझ में आ जाएगा। तो हर चीज को समझो, अपने मास्टर के ऊपर भरोसा जब तक नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले दिन बोला था, वाइब मैच हो जाए ना तो बहुत चीजें सरल हो जाती हैं। तो वाइब मैच मतलब है कि भरोसा रखो, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा पिन पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर यहीं से बनेगा। लेकिन जितना जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उस तरीके से तुम्हें चलना पड़ेगा। शिकायतें करते रहोगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए क्रिएट होंगी। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को मेटालिक कैरेक्टर के साथ में। तो सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। अच्छा जी, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन केस है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। चलिए इसका मतलब समझाता हूं। तो जितने भी हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। मेटल्स कौन होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, है ना, या फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर ठोस होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं। भैया मेलिएबल मतलब मारूंगा तो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तारों की तरह खिंच जाएंगे, तो डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होती है। अच्छा जी, मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है क्योंकि लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ो। अब अगली बात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज बोथ मेटालिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी शो करते हैं। अब मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आओ बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, मेरी बात को समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्डिंग। अब तुमसे कोई पूछेगा नहीं मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, लेकिन तुम्हें इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे द बॉन्डिंग बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन द बॉन्डिंग बिटवीन the metal ion and its electron is called as metallic bonding, इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आओ समझाता हूं इसका मतलब क्या हुआ। मेरी बात को बहुत गौर से समझना। नॉर्मली लेट्स सपोज मेरे पास एक सोडियम मेटल, चलो सोडियम तो इस ब्लॉक का है, मैं यहां से कोई भी एक मेटल ले लेता हूं, मेरे पास उसकी ना एक शीट है ना। लेट्स सपोज मैं किसकी मान लो, आयरन की मान लेता हूं। तो मेरे पास लेट्स सपोज आयरन की एक शीट है, तो आयरन की शीट में ऐसे ऐसे जो है सारे के सारे आयरन के एटम्स रखे हुए होंगे, है ना, सही बात है। अब ये क्या है, आयरन के एटम्स है। आयरन क्या है, एक मेटल है। मेटल्स को बहुत जल्दी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, तो रूम टेम्परेचर पे ही Fe के इलेक्ट्रॉन्स कूद के बाहर आने लगते हैं, है ना, कूद के क्या आने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं, कूद के बाहर आने लगते हैं, कूद के बाहर आने लगते हैं। जब ये कूद के बाहर आएंगे तो मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो बन जाएगा कटायन, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस एटम का बाहर आया है ये तो नेगेटिव है, और ये जो मेरा मेटल है ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। इन्हीं के बीच की फोर्स को कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, इन्हीं के बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप के बात सभी को समझ में आई होगी, बात सबको समझ में आ रही, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब इस शीट के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं,
गाइस हम कहते थे ना कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कहलाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड भी बनाते हैं और इधर उधर भागते भी रहते हैं। अगर आप कहीं से भी इनको धक्का लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाओगे, तो ये इधर से उधर भागने लग जाएंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे लिखा हुआ है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कूद के आ जाते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड बनता है मेटालिक बॉन्डिंग कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें मेटालिक बॉन्डिंग क्यों होती है, तो आप लिखोगे ड्यू टू द वन और टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। इन आउटर मोस्ट शेल इसका क्या मतलब है? देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से फुदक के बाहर आना है, एटम से फुदक के बाहर आना है। तो फुदक के बाहर आना है, न्यूक्लियस उसको खींच रहा होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं जो सबसे बाहर वाली शेल में होंगे, आउटर मोस्ट शेल में होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा है कि आपको डी ब्लॉक के हर एक केस में आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो फुदक के बाहर आ सकता है, क्योंकि बहुत बाहर है, फोर्थ शेल में है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो ये फुदक के बाहर आ जाएगा, जिस वजह से मेटालिक बॉन्डिंग आपको देखने के लिए गाइस मिलती है। क्या सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि व्हाई डू वी हैव मेटालिक बॉन्डिंग? ड्यू टू द वन और टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इस वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलती है? मेटालिक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है। क्या सभी लोग सहमत है गाइस? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों होती है, आओ से भी देखते हैं। देखो, आपने हर एक केस में देखा, आपको एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, पार्शियली फिल्ड, एक एक बैठे हुए। हमेशा ध्यान रखना, हर एक ऑर्बिटल के अंदर हर एक एटम चाहता है कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अप हो जाए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ना हो, दोनों का पेयर बन जाए और पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए, उसे स्टेबिलिटी आने को कहते हैं। भैया स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो पार्शियली फिल्ड हैं, ये स्टेबल कैसे होंगे? जब इनके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक और इलेक्ट्रॉन कहां से लाए? तो ये क्या करते हैं, ये बाकी मेटल्स से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलो, यहां पे इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन ये किसी से मांग नहीं पा रहा, कोई दे ही नहीं रहा इसको। तो ये क्या करेगा, मान लो कोई और एटम है, उसके पास भी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ जाएंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, एक इसका एक इसका, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा, पेयरिंग अप हो जाएगी। तो जितने भी पार्शियली फिल्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एटम से ओवरलैप करते हैं, जिससे कि दोनों का पेयर बन जाए, और इसे ही हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। आपको ये दोनों बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत वाली बात? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अभी तक के लिए आपको ये वाली बात उतारनी है, पहले वाली। अभी तक के लिए आपको ये दूसरी वाली बात उतारनी है, ठीक है। ये आपने दो बात उतार ली है और आपको समझ में भी चीज आ गई है। आप इसको भी बना सकते हो, आप लिख सकते हो मेटालिक बॉन्डिंग साइड में क्या होती है, लेकिन कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों शो करता है मेटालिक कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसका रीजन क्या है। तो अगर इनमें से कोई रीजन दिखाई दे तो आपको लगाना है रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो। अब देखो यहां पे क्या लिखा है भाई, आगे आगे लिखा है मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी ऑर्बिटल में, उतनी ज्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर मेटालिक बॉन्डिंग होगी। अच्छा जी, भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग। भाई जितने पार्शियली फिल्ड, देखो जितने आपको ज्यादा पार्शियली फिल्ड दिखाई देंगे उतनी ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है। देखो ध्यान से, ओवरलैपिंग बढ़ती जा रही है, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ है ना? ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी भाई। पहले खाली ये ओवरलैप कर रहा था, अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अभी तीनों ओवरलैप करेंगे, अभी पांचों ओवरलैप करेंगे, अब छह के छह ओवरलैप करेंगे, अभी पांच ओवरलैप करेंगे। तो जितने ज्यादा पार्शियली फिल्ड केस है उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग है, उतनी ज्यादा बॉन्डिंग है, एंड हाइयर या फिर आप बोल दो स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। बेटा जितना ज्यादा बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड हेंस हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। या फिर आप कह दो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, हार्ड विल बी द मेटल, ठीक है। हार्ड विल बी द मेटल, हार्ड विल बी द मेटल। आओ
समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या। बेटा इसका मतलब बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है इसका मतलब ये सिंपल है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा बॉन्डिंग होगी, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा ठोस हमारा मेटल होगा, और वही तो हम कह रहे हैं, हार्ड विल बी द मेटल। कोई दिक्कत वाली बात है? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज गाइस? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? अच्छा, इसी रीजन की वजह से आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक रीजन दे रखा है, ये पेपर में पॉइंट और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है? क्रोमियम, मोबियम और तुम्हारा टंगस्टन आर वेरी हार्ड। मोलिब्डेनम, ठीक है ना, नॉट मोबियम, ठीक है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर वेरी हार्ड। अब ये हार्ड क्यों है, आओ समझाता हूं इसको, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना गाइस, ध्यान से देखना। लेट मी टेल यू, कैन वी हैव अ पेज? यस, ओके, डन। यहां पे आ जाओ जरा, इस वाले पेज पे देख लो समझने के लिए, ये इसको बाद में भी लाऊंगा मैं, लेकिन अभी देख लो इसको समझने के लिए बस, ठीक है। तो ध्यान से इसमें देखो एक चीज, क्या देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्रोमियम है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो एक्सेप्शनल केस वाली है। यहां पे था 4s1, एक यहां से कूद के वहां चला गया था 3d5। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे देखो सर मैं भैया मैं बना के देख लेता हूं, देखो 4s में 1 है और 3d में 5 है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भरते हो 1 2 3 4 5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? 6। अगर मैं इससे नीचे वाली शेल में जाऊंगा, बस एक अंतर होगा कि मैं s वाले को 5s1 लिखूंगा और इसको मैं 4d5 लिखूंगा, बस यही तो अंतर होगा, और तो कुछ अंतर नहीं होगा। जल्दी से बताओ मुझे, हाँ या ना? भाई बस नंबर ही तो बढ़ जाएगा शेल का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही होगी। यहां पे भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सेम टंगस्टन में बोलूंगा तो बस शेल का नंबर ही तो बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आप एक शेल नीचे जा रहे हो, बाकी तो सब सेम रहेगा। हाँ जी, इसमें भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वाली लाइन में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन्हीं में ज्यादा क्यों है, बाकियों में ज्यादा क्यों नहीं है, और इसके पीछे का एक राज दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है ना। समझाने के लिए रीजन दे रहा हूं, ध्यान देना। देखो, अगर आप स्टार्टिंग से चले तो पहले एक अनपेयर्ड आया, फिर 2 अनपेयर्ड आए, फिर 3 अनपेयर्ड आए, फिर 6 अनपेयर्ड आ गए, 5 ये वाले और एक ये वाला भी, 6 अनपेयर्ड आ गए। उसके बाद आप देखोगे एमएन से, अब यहां पे 5 अनपेयर्ड हो गए, मतलब अनपेयर्ड वाले घटने लगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे 4s2 हो गया, 2 हो गए, फिर 3d में 6 हुए, तो देखो ये देखो घट गए, 4 ही अनपेयर्ड बचे, 3 अनपेयर्ड बचे, बस एक अनपेयर्ड बचा, बस एक अनपेयर्ड बचा, 2 अनपेयर्ड, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड बचे और यहाँ पे एक अनपेयर्ड बचा। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ते जा रहे हैं, और कहां तक बढ़ रहे हैं? क्रोमियम तक हाईएस्ट है, मैं लिख दे रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है, आपको सबको दिख रहा होगा, वेनेडियम में 3 है, उसके बाद क्रोमियम में 5 और एक 6 हो गए एकदम से, है ना, सबको दिख रहा है ना, 6 हो गए। उसके बाद एमएन में केवल 5 हैं ये वाले, उसके बाद इसमें एफपी में केवल 4 अनपेयर्ड हैं, उसके बाद तुम्हारे केवल 3 अनपेयर्ड हैं, उसके बाद यहां पे तुम्हारे पास केवल 2 अनपेयर्ड हैं, उसके बाद यहां पे तुम्हारे पास केवल एक अनपेयर्ड है, यहां पे 0 अनपेयर्ड है। क्या सभी को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? जल्दी से बताओ मुझे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ते जा रहे हैं और फिर घटते जा रहे हैं, और हाईएस्ट किसके हैं? इस वाले क्रोमियम के। सेम काम जो यहां पे हो रहा होगा क्रोमियम के केस में, वही हो रहा होगा मॉलिब्डेनम के केस में, वही हो रहा होगा टंगस्टन के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस का फिलिंग तो वही है ना, रूल तो वही है सबके लिए, है ना। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि इन तीनों केस में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी और बहुत तगड़ा बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये हमेशा हार्ड सब्सटेंस ही बनाते हैं। क्या सभी को बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे सारे लोग बताएंगे। उसके बाद जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। मतलब आओ समझाता हूं इसका भी। अब आप ऐसे यहां पे कोने में जाओगे अपने जिंक वाले पार्ट पे, तो जिंक होता है आपका 4s2 3d10, यहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको भी इसका प्रूफ भी दिखाया, देखो जरा, 0 अनपेयर्ड, सबके सब पेयरिंग अप हो गए, एकदम फुल हो गया मामला, है ना। तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सेम अगर आप देखोगे तो जिंक के नीचे वाले कैडमियम में भी होगा, बस आपकी एक शेल का नंबर बढ़ जाएगा, 4s2 4d10 हो जाएगा, लेकिन ये भी पेयर्ड अप होगा। ऐसे ही तुम्हारा नीचे वाला मर्क्यूरी वाला भी 6s2 हो जाएगा 5, लेकिन ये भी फुल्ली फिल्ड होगा। हम नीचे वालों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से हमारे आर्टिफिशियली मेड है, तो इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, छोड़ दो इनको। ऊपर की 3 लेयर के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। तो ये सब में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इनका जो भी कंपाउंड होगा वो कैसा होगा बेटा? सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, अकेले बैठे रहेंगे, और ये तुम्हारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है बेटा, क्वेश्चन बनेगा यहां से, इसलिए ध्यान रखनी है बात। उसके बाद
पहले दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए? अभी तक पहले पेज पे चल रहा हूं, साइड पे चल रहा हूं, पूरा समझाते हुए चल रहा हूं, हर चीज का रीजन बताते हुए चल रहा हूं, केवल याद नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है ना? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है नीचे जाने पे ग्रुप में इंक्रीज होता है। आओ इसको और समझ लेते हैं और कहानी को खत्म करते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आप जितना नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे उतना नंबर ऑफ शेल बढ़ती जा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे उतना ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, भाग सकते हैं यहां से बॉन्डिंग करने के लिए, और उतने ज्यादा मेटल की तरह बिहेव करेंगे। मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जितने ज्यादा, ये फोर्थ शेल में न्यूक्लियस से चौथी दूरी पे या पांचवी दूरी पे, छठी दूरी पे, किसका निकलना आसान है? छठे वाले का, क्योंकि बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। गाइज, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला ये बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या कि भैया मेटालिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्यों है। उसके बाद तीसरा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर मेटालिक बॉन्डिंग, मतलब स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, हार्ड विल बी द मेटल। और फोर्थ आपके ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ ये वाला और सिक्स्थ ये वाला। ये आपको मेटालिक कैरेक्टर में 6 के 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आई होप कि सभी को सारी बातें बेटा समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आगे बढ़ जाऊं। बहुत बढ़िया, एपीएम लिखते रहना, जिससे कि मुझे समझ में आता रहे कि तुम्हें यहां तक के टॉपिक बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहे हैं। चलिए जी, मेटालिक कैरेक्टर डन होता है। अगली हमारी प्रॉपर्टी गाइस आती है, कौन सी? अगली हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एटॉमिक रेडियाई की। अच्छा जी, एटॉमिक रेडियाई की। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता कि एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर यहाँ पे लेफ्ट राइट कैसे करना है, टॉप टू बॉटम कैसे करना है। बहुत अच्छे समझाऊंगा, बस ध्यान से फोकस करके बैठना। चलिए, तो सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे, हमारे पास अगर मैं देखूं डी ब्लॉक आता कहां पे है, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे आता है अपना एस ब्लॉक, फिर यहां अपना आता है डी ब्लॉक, है ना? अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट की गाइस, अगर मैं सभी के लिए बात करूं लेफ्ट से राइट, तो सभी को पता है जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। क्या सभी को पता है ना? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने में, दोनों बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इंक्रीज होते हैं तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। न्यूक्लियर चार्ज मतलब वो चार्ज जो न्यूक्लियस लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए। न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं हम इसको, जो प्रोटॉन लगाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो नॉर्मली क्या देखा गया है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो बढ़ते इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन क्या देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं वो एक ही शेल में बढ़ते रहते हैं। नहीं समझ में आया? आओ समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एक पेज ले लेता हूं मैं, तुम इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से देखना। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, चलिए, अब मेरी बात को ध्यान से गौर से समझिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं सोडियम की और मैग्नीशियम की, अगर मैं आपसे बात करूं फिर अपने स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, इन सब की बात करूं, अगर मैं स्कैंडियम की, टाइटेनियम की, वेनेडियम की, तो आप एक बात नोट करिएगा, सोडियम क्या होता है? 1 2 3। मैग्नीशियम क्या होता है? 1 2 3। स्कैंडियम क्या होता है? स्कैंडियम होता है अपना 1 2 3 4। टाइटेनियम 1 2 3 4, 4 शेल होती हैं। कैसे पता चली मुझे? लास्ट में 4s2 आता है, 4s2 के बाद कहीं भी आपने इसमें 5s नहीं देखा होगा। स्कैंडियम में क्या आता है? 4s2 को क्रॉस करके फिर 3d में आते हो आप, ठीक है ना? ऐसे ही वेनेडियम में 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यहां पे होती है 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे होती है 2,8,2, ठीक है। तो पहली शेल और दूसरी शेल में तो दोनों के केस में बराबर इलेक्ट्रॉन है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब आप इससे राइट साइड में गए तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, मतलब शेल नहीं बढ़ी, लेकिन आपका न्यूक्लियर चार्ज 1 पॉइंट से बढ़ गया। यहां पे 11 प्रोटॉन है, यहां पे 12 प्रोटॉन हो गए, तो सेम ही शेल पे पॉजिटिव चार्ज कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। समझे नहीं समझे? जल्दी से बताओ मुझे।
यहां पे भी शेल सेम डिस्टेंस पे होती, यहां पे भी तीसरे नंबर की, यहां भी तीसरे नंबर की है, लेकिन इसके लिए 11 प्रोटॉन का था चार्ज, इसके लिए 12 प्रोटॉन का। तो इस इलेक्ट्रॉन जो अब ऐड हुआ है ना, सेम शेल में हुआ है, तो इसने अंदर की तरफ खिंचाव को महसूस किया, और लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज सडनली बढ़ जाने से, क्योंकि शेल नहीं बढ़ी, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो मुझे क्या देखने के लिए मिला, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। जो साइज में डिक्रीमेंट यहां से यहां जाने में हुआ, वही एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाने में होगा। क्यों जी? क्योंकि एस के बाद आता है डी, तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से गाइस। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो 3 शेल थी, यहाँ पे 4 शेल हो गई। बेटा ये नीचे वाला है ना, नीचे आपको यहाँ पे जो होता है आपका हमारे लिए ना करो, है ना, ये पोटेशियम और कैल्शियम, इसके बाद आता है ना ये, इनमें भी 4 शेल होती हैं, 2,8,8,1, ठीक है ना, 2,8,8,2, है ना। तो 4 शेल, 4 शेल, इसमें भी 4 शेल, इसमें सब में 4 शेल है, लेकिन सब में क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस खींच लेता है, और जब खींच लेता है तो क्या होता है, साइज में डिक्रीमेंट आना चाहिए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया जो एस ब्लॉक से डी ब्लॉक में जाओगे तो साइज घटेगा। पहला पॉइंट यही लिखा है, क्या सभी के सामने पहला पॉइंट है, क्या लिखा है, The atomic radii for transition metals are smaller than their corresponding s block elements। तो s block element से छोटा साइज होगा d block का, और ऐसा क्यों होगा आपको समझ में आ गया। लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम शेल में ऐड हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अंदर को खींच लेते हैं, और थोड़ा सा साइज में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो डी ब्लॉक का जो साइज है वो बेटा कम होता है किससे, अपने एस ब्लॉक के एलिमेंट से। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, आइए लेफ्ट टू राइट समझते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा। अब मैं एस ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं खाली बात कर रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में देखोगे तो डी ब्लॉक का साइज छोटा है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, अब हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा। उसको समझने से पहले कुछ भी चीज आपने, अगर अपने एटॉमिक रेडियस में पहला पॉइंट लिख लिया है, सभी ने लिख लिया, सभी ने पहला पॉइंट, है ना, कि छोटा होता है, अगर लिख लिया है तो सबसे पहले अब अपनी कॉपी में एक काम करेंगे। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए था मुझे, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए। तो जान लीजिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। जिसने नहीं सुना है मैं आज बता रहा हूं शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं डिफाइन भी करवा रहा हूं, पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कर लो, क्योंकि 12th क्लास में रिस्क नहीं लेना, अपने को बारीकी चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। मैं लिख के दिखा रहा हूं क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, ध्यान दो। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, डिफाइंड एज द द रिपल्शन ऑफ, द रिपल्शन, और इसे हम शील्डिंग भी कह देते हैं, और शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस, इसको रिपल्शन की जगह क्या बोलो, शील्डिंग ही बोलो खाली अभी। डिफाइंड एज द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बातों को समझ में नहीं आया भैया, नहीं समझ में आया, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है, लिख लिया, पहले लिख लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले आराम से लिख लो इसको, है ना, फिर बताऊंगा। पहले इसको आराम से लिख लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। लिख लिया सभी ने, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखने इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा देखो, बहुत है। सेंटर में आपके न्यूक्लियस बैठा है, विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी। ये पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी है तुम्हारे सामने, है ना, पॉजिटिव है। अच्छा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। न्यूक्लियस हर एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो। ये इसको भी खींच रहा है, 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 ये इसको भी खींच रहा है। अच्छा, अब जो पहले वाली जो मेरी जो लाइन है, ये तो आसानी से खींच रही है, लेकिन जब बात आएगी आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स की लाइन की, ये खींच तो रहा है, लेकिन इसके जस्ट इनर वाली शेल इसको बाहर की तरफ धकेल भी तो रही है। देखो जरा ध्यान से, न्यूक्लियस तो खींच रहा है, और यहां से क्या कर रहे हैं, ये धकेल रही है। ऐसे मान के चलो कि ये हो तुम, ये है पापा, पापा तुम्हें अब मारने वाले हैं, चांटे तुम में लगने वाले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बीच में आएंगी मम्मी, और जैसे ही मम्मी बीच में आएंगी,
अब पापा तो तुम्हें तुम्हारे पकड़ के तुम्हें कॉलर खींचने की, तू आज तेरे मैं चांटे मारूंगा, लेकिन मम्मी क्या कर रही है, मम्मी तुम्हें पीछे कर रही है, तू हट जा ना, तू हट जा, तू हट जा, नहीं तू हट जा। पापा को मम्मी नहीं कह सकती कुछ भी, तो पापा को नहीं कह रही है, तुम्हें कह रही है, तू हट जा, तू पीछे हट जा, तू पापा से अपने बहस मत कर, तू बहस मत कर, तू पिटेगा क्या, पागल है क्या, पागल है क्या। तो बीच में मम्मी है, तो ये है मम्मी वाली शेल, ये है पापा। पापा तुम्हें खींच रहे हैं कि आज तुम्हें चांटे लगेंगे, लेकिन मम्मी तुम्हें क्या कर रही है, पीछे धकेल रही है। तो मम्मी क्या कर रही हैं, एक शील्डिंग का काम कर रही हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इसे ही कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या सभी को बात समझ में आती है? तो शील्डिंग इफेक्ट ने क्या किया, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, शील्ड हो गया फ्रॉम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट से होता क्या है, मतलब क्या इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख लेना अपने कॉपी में, रिजल्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, रिजल्ट ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। देखो, जहां जहां शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा पाया जाता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, आप आउटर शेल को बाहर धकेल रहे हो, बाहर धकेल रहे हो मतलब साइज बड़े होने के चांसेस हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, न्यूक्लियस इसको नहीं खींच पा रहा, न्यूक्लियस की पावर कम हो गई। न्यूक्लियस की पावर को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ऐसे में डिक्रीज होता है। क्या सभी को दोनों पॉइंट याद रहेंगे शील्डिंग इफेक्ट के? एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइज। कोई गलत बात तो नहीं है? अच्छा नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट समझ लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ध्यान दो। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के बहुत अंदर हैं, वो सबसे ज्यादा शील्डिंग करते हैं, देन n-1 वाले एंड देन n वाले। अब समझ में नहीं आएगा, समझाता हूं। देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसे बोलते हैं n शेल। तो ये वाली मेरी n शेल है, इससे जस्ट अंदर वाली होती है n-1 शेल। इससे भी अगर अंदर कोई होती तो उसको बोलता है n-2। जो शेल न्यूक्लियस के जितना पास होती है, वो आउटर शेल को उतना ज्यादा धकेलती है, उतना ज्यादा शील्डिंग करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर n-2 वाले हैं तो वो ज्यादा धक्का लगा सकते हैं, n-1 वाले हैं थोड़ा कम धक्का लगाएंगे, और जो n वाले हैं, जो इसी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने आप को थोड़ा कम धक्का लगाते हैं। सबसे कम ये लगाते हैं, सबसे उससे ज्यादा ये लगाते हैं बाहर की तरफ, और अगर इससे भी अंदर कोई शेल है वो सबसे ज्यादा लगाती है। मतलब एक बार मैं एक और डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखो। ये मेरा न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो है मेरी nth शेल, ये है मेरी n-1 शेल, और ये वाली होगी मेरी n-2 शेल। जो यहां के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा पावर होती है बाहर की तरफ धक्का लगाने की। जो ये वाले हैं, इनमें भी होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। और जो इसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे पे धक्का लगाते हैं बाहर को भेजने के लिए, इनकी बहुत मिनिमम होती है। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, इनका ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा एक और ऑर्डर है, एक और ऑर्डर है, एक और ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट में एक और ऑर्डर है, क्या जी? अगर आप एस ऑर्बिटल को देखोगे तो एस ऑर्बिटल बहुत छोटू सा होता है, स्पेरिकल होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो ऐसे मान के चलो, मैं तुम्हें अभी पहले मैं इसको बनाता हूं फिर देखना। सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, और फिर एफ का होता है। एस की शेप ये होती है, पी की ये होती है, डी की डबल डंबल होती है, और इसके तो बहुत तगड़े कॉम्प्लेक्स डंबल होते हैं, समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे मान के चलो, शील्डिंग का मतलब होता है बाहर धकेलना। कोई बाहर से आना चाहता है, आप उसको बाहर धकेल रहे हो कि मत आ, तो अंदर मत आ। ये छोटा सा घर है, इसमें जो गार्ड है वो यहीं बैठा है। ये बड़ा घर है, गार्ड यहां बैठा है। ये और बड़ा घर है, गार्ड यहां बैठा है। बताओ कौन अच्छे से धकेल पाएगा अगर बाहर से कोई आएगा तो? छोटे घर वाला, क्योंकि इसके जस्ट इसके छोटा सा घर है, वो देखो वो आ रहा है, भगा दिया देख सी। अब इनके घर पे कोई आया, ये तो पीछे बैठा है, बहुत लंबा बहुत बड़ा घर है इसका, आगे से कोई आ रहा है, तो क्या धकेल पाएगा अच्छे से? नहीं। तो जो जितना छोटा घर है वो उतना अच्छे से धकेल पाता है, शील्डिंग ज्यादा कर पाता है। तो एस की शील्डिंग सबसे ज्यादा है, एफ की शील्डिंग और डी की शील्डिंग तो मिनिमम है, एफ की तो नेग्लिजिबल शील्डिंग होती है। ये आपको बेटा चारों पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपको ये चारों पॉइंट याद होते हैं तो आपको आगे की चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से रिपीट करो सारी चीजों को, जल्दी से बताओ मुझे। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस।
सबसे पहले एक बार दोबारा से देख लो, हमने बात की एटॉमिक साइज की, लेकिन उससे पहले में शील्डिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाते हैं बाहर की तरफ ड्यू टू नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल में होते हैं, जैसे हम n-2 भी कह रहे हैं, अगर मेरे पास खाली 3 शेल हैं तो वो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग शो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वाले कम, और जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में ही धकेलना सबसे मिनिमम कर सकते हैं। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं ऑर्बिटल के टाइप की, तो 4 तरह के ऑर्बिटल हैं sp-df। s क्योंकि स्फेरिकल है, सबसे छोटा है, तो घर की रखवाली अच्छी कर पाएगा, स्क्रीनिंग ज्यादा करता है। डी अपना पी जो है, साइज बड़ा हो गया घर का, है ना, गार्ड कहीं कमरे में बैठा है, चोर किसी दूसरे कमरे से आ रहा है, क्योंकि घर बड़ा है तो शील्डिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा। डी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर पा रहा। एफ तो कर ही नहीं पा रहा, नेग्लिजिबल है। ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब, ओ माय गॉड, अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बात करूं लेफ्ट टू राइट ऑफ, लेफ्ट टू राइट केस बात करूं 3D सीरीज में, ये मेरी 3D सीरीज है गाइस, दिस इज माय 3D सीरीज, स्काई टीवी करोड़पति में फीको नीकू जीते। आप यहां पे एक बात नोटिस करिएगा, ये है अपना 4s2 3D1, ये है अपना 4s2 3D2, ये है अपना 4s2 3D3, ये है अपना 4s2 3D5, ये है अपना 4s2 3D5, ये है अपना 4s2 3D6, ये है अपना 4s2 3D7। मैं इतनी बार लिखूंगा इसको पूरे चैप्टर में कि तुम्हें याद हो जाएगी, और यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। 4s1 3D10 और लास्ट में 4s2 3D10, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे सोच समझ के आपको बात बतानी है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां पे पहले क्या लिखा है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन डी ब्लॉक, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं डी ब्लॉक में, फर्स्टली साइज डिक्रीजेस, सबसे पहले साइज डिक्रीज होना शुरू होता है, होना बनता भी है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सेम शेल में बढ़ते रहते हैं, है ना, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, खींच लेते हैं, तो साइज घटता है। तो आप देखोगे ध्यान से, स्कैंडियम का 144 से 132, आपको ये बच्चों ये वैल्यू याद नहीं रखनी है, इनको याद मत कर लेना, इनको कोई नहीं पूछेगा तुमसे, है ना, बस आपको ऑर्डर याद रखना है। तो पहले तो ये घट रही है देखो क्रोमियम तक, लेकिन फिर आप एक नजर डालो ध्यान से, हर बार आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, क्या आप nth शेल में ऐड कर रहे हो सबसे बाहर वाली में, या फिर उससे एक कम वाली में? भैया हर बार देखो, जो सबसे आउटर वाली है वो तो फिक्स है, हम एक अंदर n-1 वाली में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं, और n-1 का आपने अभी अभी बताया कि शील्डिंग कैसा होता है, उसका यार थोड़ा सा ज्यादा होता है। n वाली का तो कम होता है, लेकिन n-1 का थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब ये कि डी ब्लॉक के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन n-1, तो शील्डिंग बढ़नी शुरू हो गई है, उनका शील्डिंग इफेक्ट तगड़ा होता है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इनिशियली जब इन n-1 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तब तक तो न्यूक्लियर चार्ज ने अपना दबदबा दिखाया, उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा और साइज छोटा हुआ। लेकिन जैसे जैसे इनफ इलेक्ट्रॉन आ गए n-1 में, उसने धकेलना शुरू किया, और जब धकेलना शुरू किया तो न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है, ये धकेल रहा है, कोई मुझे इधर से तो खींच रहा है, कोई मुझे इधर से भी खींच रहा है, तो क्या मैं हिलूंगा? आंसर है नहीं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, लेकिन n-1 शील्डिंग करके उनको बाहर धकेल रहे हैं, तो क्या उनमें कोई ओवरऑल चेंज आया? नहीं आया। साइज कैसा दिखा बेटा? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, चेंज ही नहीं हो रहा। 17 17 17 16 15 17 ऑलमोस्ट सेम रह गया। क्यों? क्योंकि जिस जिस पावर से जो अपना न्यूक्लियस था वो खींच रहा था, क्योंकि प्रोटॉन्स ऐड हो रहे थे, स्क्रीनिंग बढ़ जाने के कारण से वो उनको बाहर धकेल रहा था। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी स्क्रीनिंग होती है, जब जब स्क्रीनिंग होगी, तब तब क्या होगा गाइस, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या हो जाएगा, कमी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अपना शील्डिंग इफेक्ट है वो बाहर की तरफ उसको भेजने लगेगा, एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए। अब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड हेंस देयर इज नो चेंज। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्टली डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, बट फ्रॉम मिडवे, लेकिन मिडवे बीच में से क्या होगा, व्हेन स्क्रीनिंग ड्यू टू n-1 ऑल्सो इंक्रीजेस, जब n-1 जो d है 3d है, उससे स्क्रीनिंग हो जाएगी, बढ़ जाएगी, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज गॉट ओवरशैडोड, ओवरशैडोड का मतलब है उसका इफेक्ट खत्म कर दिया जाएगा by screening effect, and then further no change in atomic radii. I hope this is the best explanation possible जो आपको इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे जल्दी बता दो, अदरवाइज एपीएम लिख देना। ध्यान से इसको देख लो, यहां पे क्या हो रहा है। अभी जिंक वाले में एकदम से क्यों इंक्रीज आया,
वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताओ। एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइज गाइस। देख लो एक बार जल्दी से, जल्दी से एक बार देख लो एवरीवन, जल्दी से एक बार देख लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। समझ आई बात? जल्दी से बताइए गाइस। चलिए, अगर नहीं है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया जिंक में ऐसा क्या हो गया? जिंक में सडनली आपने साइज को देखो 117 से 125 कर दिया। आओ, जिंक है फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना। इट इज अ फुल्ली फिल्ड केस, इट इज अ फुल्ली फिल्ड केस। ये एक फुल्ली फिल्ड केस है, ठीक है। इन विच हाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन टेक्स प्लेस, repulsion takes place, thus size increases। साइज क्या हो जाएगा गाइस? हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या मतलब इसका समझाता हूं। जिंक वाले केस में 4:3 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इतने पेटी पैक हो गए हैं कि अब जगह भर गई पूरी। और जब जगह पूरी भर जाती है तो लड़ाइयां होती हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक। इनके ऑर्बिटल के बैठे हुए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेलते हैं तो एकदम सडनली क्या होता है? साइज में इंक्रीमेंट आता है धकेलने की वजह से। क्योंकि जब भी कोई चीज आपस में धकेलती है तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि लड़ाई बन गई है। और उस वजह से क्या होता है? एकदम सडनली क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। और इसी वजह से आप देखोगे कि स्टार्टिंग में घट रहा है क्रोमियम तक, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट है। जिंक में सडनली बढ़ गया क्योंकि पेटी पैक मामला है, फुल्ली फिल्ड केस है, इसमें कोई भी पार्शियली फिल्ड नहीं है। इस वजह से यहां पे क्या हुआ भाई? साइज हमारा बढ़ गया। तो ये हमारा पूरा एटॉमिक रेडियस का केस हो गया लेफ्ट टू राइट। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। उतार लीजिए, ठीक है ना। पूरा समय आपके पास उतारने के लिए। आई होप कि आपने तक उतार भी लिया होगा। मैं बहुत देर से इस स्लाइड पे हूं, ठीक है। चलो खैर, बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या करने वाले हैं गाइस? आगे अब हम करने वाले हैं, हमने एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट देख लिया, लेकिन अभी टॉप टू बॉटम नहीं देखा। तो आओ टॉप टू बॉटम पे चर्चा कर लेते हैं। टॉप टू बॉटम पे चर्चा करने से पहले मुझे ना थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा गाइस, है ना। क्या मैं रफ कर दूं इसको? जल्दी से बताओ मुझे, क्या मैं रफ कर दूं? अच्छा, एक काम कर लो जरा। रफ करने से पहले जहां पे हमने लिखा था ना कि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन वेरी हार्ड होते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वेरी सॉफ्ट होते हैं, तो मैंने इनका आपको एक रीजन बताया था। वो रीजन क्या था? कि भाई इनमें आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, है ना। 6 अनपेयर्ड। तो इन तीनों को ना वहां पे एक बार मेंशन कर लो, कहीं भी एक बॉक्स बना लो साइड में, ठीक है ना। कहीं भी एक बॉक्स बना लो साइड में, या फिर आप अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं वहां पे नहीं बना पाया हूं, तो आप अभी बना लो कॉपी में। लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लेते, चलो रुक जाओ, इसको टेंशन ना लो। डोंट टेंशन गाइस, डोंट टेंशन। नोट्स तगड़े बनाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो? आओ क्वेश्चन, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं। वाई वाई क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन आर वेरी हार्ड मेटल्स, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या आंसर लिखना है गाइस? यहां पे आप आंसर लिखोगे, सबसे पहले आप इनको लिखोगे कि देखो यार, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, ये होता है हमारा 4s1 3d5, ये होता है हमारा 5s1 4d5, और ये होता है हमारा 6s1 5d5, ठीक है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? सबके सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द बॉन्डिंग और मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। आप बॉन्डिंग कह दो चाहे मेटेलिक कैरेक्टर कह दो, और मेटेलिक कैरेक्टर इन क्रोमियम, molybdenum and tungsten is very high, and as a result they are hard। इसी वजह से वो क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है। पेपर में अगर आएगा तो आपको इस तरीके से लिख के आना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई जिंक, ठीक है, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल्स। क्या इसको आप अपने पास से लिख सकते हैं क्या? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहाँ पे जिंक ये रहा, कैडमियम ये रहा और मर्क्यूरी ये रहा। थ्योरी अपने आप लिखना, बाकी मैं आपकी जो हेल्प करता हूं। 4s2 3d10 यहाँ पे होता है, ठीक है। यहां पे आपका होता है 5s2, ठीक है।
4d10 और यहां पे आपका होता है 6s2 5d10। थ्योरी आपको अपने आप लिखनी है कि क्यों ये सॉफ्ट होते हैं। जिस तरीके से मैंने यहां लैंग्वेज बनाई है वही आप यहां लैंग्वेज बनाओगे। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। चलिए, अब वहां कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन की फॉर्म में इन दोनों बातों को लिख भी लिया है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाऊं आगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हो गया ना सभी का, उतार लिया सभी ने, उतार लिया कि नहीं उतार लिया, मुझे उतार लिया। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी, मैं सूफियों दा राजा नच चिच मेरी रानी, रानी 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 दो बिंदु सी बनोंदी कड के दूलेगी नडू गिंदू गिंदू जानी नवीन नाडोप शोप मारिया करो। ठीक है, चलें आगे चलें। चलो, अभी तक हमने एटॉमिक रेडियाई को देखा है लेफ्ट टू राइट, अब देखने वाले हैं गाइस टॉप टू बॉटम। अब कहां देखने वाले हैं? टॉप टू बॉटम में देखने वाले हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, पेपर में आने के 99.9% चांसेस होते हैं, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, मार्क कर लो स्टार, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम अगर मैं पढ़ना चाहूंगा तो मुझे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं कवि ने क्या लिखा है, फिर पहले समझ भी लेते हैं, उसके बाद एक मतलब धीरे धीरे करके चलेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आओ जरा ध्यान से। तो द फिलिंग ऑफ 4f before 5d orbitals result in a regular decrease in atomic radii called as lengthenoid contraction। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आओ मैं समझाता हूं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बात बता दूं। आप सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, सभी ने पीरियोडिक टेबल देखा, ये आपका एस ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका यहां पे एस ब्लॉक है, फिर ये यहां पे आपका डी ब्लॉक है ना, और फिर कहीं उसके आगे जाके आपको मिलता है यहां पे आपका पी ब्लॉक, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके लिए एक काम कर देता हूं, यहां पे ये मेरी यहां पे 3D सीरीज होती है, यहां मेरी 4D सीरीज होती है, यहां मेरी 5D सीरीज होती है, और यहां मेरी 6D सीरीज होती है। मैं आपको एक बहुत कहानी एक मजे की बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये है मेरा स्काई टी वी करोड़पति में फीको नीकू जीते, ये है मेरा वाई जरा ना बनो माना तुम्हारे रूप रंग पर ऐश्वर्या जी ने कह दिया, यह है मेरा ला हफ ता वारे उस इरफान पठान और हाजी, और यह है मेरा अक रफ डब सो जाओ बोलो मत हंसो मत। सभी को क्लियर? ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा गाइस, ध्यान से समझिएगा। क्या ध्यान समझिएगा? इसका नंबर है 21 एटॉमिक नंबर, इसका है 22, इसका है 39, इसका है 40। बहुत बढ़िया गाइस, इसका है 58, इसका है 71। क्या बात कर दी भैया, 58 से सीधा 71। मेरी बातों को बहुत गौर से समझिएगा, सॉरी नॉट 58 71, आप ऐसा कह सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए जरा। हाँ, 57 से है इसका तुम्हारा 72, ठीक है, और जी ये है तुम्हारा 89 से तुम्हारा कितना 104। ये आपको यहां पे एटॉमिक नंबर देखने के लिए मिलते हैं। 21 के बाद 22, 39 के बाद 40, 57 के बाद 72, और जी तुम्हारा 89 के बाद 104। अब यहां से ना साइंटिस्ट लोगों के एकदम से दिमाग घूम गया कि यार ये क्या है, मतलब साइंटिस्ट लोगों का दिमाग क्यों घूमेगा, तुम्हारा दिमाग घूमना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने तो बनाया है इस चीज को। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड में आपको एक डायग्राम भी दिखा दूं। जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, एक सेटिंग गाइस, एक सेटिंग, डन डन डन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देख लो, या फिर इसको मैं बाद में दिखाता हूं अभी, है ना, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, इसको बाद में दिखाता हूं। चलो पहले वहीं से क्लियर करते हैं। आइए, कहां पे था मैं था यहां पे। हाँ, तो जब हमने अपने पीरियोडिक टेबल को देखा होता है ना, तो उसमें 3D सीरीज ऐसे होती है, 4D सीरीज ऐसे होती है, 5D सीरीज ऐसे होती है, और 6D सीरीज ऐसे होती है। तो हमने ना इन 5D और 4D में एक बहुत बड़ा चेंज देखा है, ध्यान से देखो, यहां पे सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को ये चेंज, ये वाला चेंज क्या है, ये चेंज आओ समझाता हूं। तो हुआ ये कि जब हमने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया तो कैसे किया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो उस ब्लॉक में रखा जाएगा। तो हुआ ये कि भाई लेंथियम यहां पे है, हैफियम यहां पे है, लेंथियम के बाद जो हैफियम आता है ना,
इसके बीच में करीब 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बिहेव तो करते हैं इन्हीं मेटल्स की तरह थोड़े थोड़े से, लेकिन उनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो आता है f ऑर्बिटल में। तो हमने बाद में उनको इस टेबल के यहां वाले पार्ट से निकाला और नीचे अरेंज कर दिया और नाम दे दिया f ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम दे दिया हमने उसको? f ब्लॉक एलिमेंट नाम दे दिया, क्योंकि जो हमारी पहली सीरीज थी वो यहां से निकल के यहां पे आ रही है और जो दूसरी सीरीज थी वो यहां से निकल के यहां पे आ रही है। ठीक है, तो लेंथनॉइड, लेंथियम के आगे से, ये लेंथियम है, इसका नाम है लेंथियम, इसका नाम है एक्टिनियम। तो लेंथियम के आगे से निकल के आ रही है, हम कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज, और इसको हम कह रहे हैं क्या? एक्टिनॉइड सीरीज। अब देखो समझने की बात बताता हूं मैं आपको, समझने की बात, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ लेंथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, यहां पे 5d से पहले 6s होता होगा, कि लेंथियम की हो जाएगी 6s में 2 क्रॉस कर क्या हो गए 5d1 हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि एक्टिनियम की क्या होगी, आप बोलोगे 6d से पहले आप 7s क्रॉस करके आए होगे, तो एक्टिनियम की हो जाएगी 7s में 2 6d में 1। लेकिन वहीं आपसे कोई पूछ ले कि मुझे बताओ कि हैफियम, इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? ध्यान से देखना। हैफियम के लिए आप बोलोगे भाई देखो मेरा रोल मॉडल पीछे नोबल गैस मैंने भरा, उसके बाद मैंने 6s2 को क्रॉस किया, अब 6s2 के बाद मैंने 5d में बस एक ही क्रॉस किया था, उसके बाद मुझे 14 पहले क्रॉस करने पड़ेंगे, ये एफ ब्लॉक जो जिनका लास्ट एलिमेंट एफ ऑर्बिटल में जाता है। अच्छा एक बात मजे की और है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि डी में एक नंबर कम होता है एस वाले से, कल प्रूफ करवाया था, ऐसे ही एफ में एस के कंपैरिजन में 2 नंबर कम होते हैं। मतलब अगर ये 6s है और 6s के बाद डी में 5d आता है, तो 5d के सामने जो एफ होता है ना वो एक और नंबर कम होता है। मतलब अगर 5d है तो ये हो जाएगा आपका 4f सीरीज, और अगर ये 6d है तो ये हो जाएगी आपकी 5f सीरीज। इसमें 2 कम हो जाते हैं एस से, या फिर 1 कम हो जाता है डी से। या आप उस वाले टेबल में देख लो, ओप्पो वाले जो मैंने बिल्डिंग बनवाई थी ना, तो 6s के बाद जो अगला डी आता है वो 5d आता है, तो 6s के बाद जो अगला f आता है ध्यान से देखोगे तो वो 4f मिलेगा आपको। ऐसे ही 7s के बाद जो अगला f आपको दिखाई देगा वो 5f मिलेगा। जल्दी से देखो एक बार, दिख गया? दिख गया ना? ठीक है, आओ जल्दी से यहाँ पे। तो अगर मुझे हैफियम की बतानी है तो मैं 6s2 को क्रॉस करके मैं 5d के एक में आया। अब हैफियम तक आने के लिए मुझे पहले 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f में कवर करने पड़ेंगे। कितने? 14, 57 से 72, मतलब बीच में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4f14 आप क्रॉस करोगे और तब जो आपका हैफियम दूसरे नंबर पे डी में, तो फिर आप इसको 5d2 बनाओगे। क्या मेरी बात समझ में नहीं सभी को? जल्दी से बताओ एवरीवन। सेम आप नीचे वाले में देखोगे, आप 7s2 को क्रॉस करके आए, फिर आप 6d में एक आपने एक्टिनियम को क्रॉस किया, फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके 5f में होंगे, और फिर आपका, क्योंकि ये आपका दूसरे नंबर पे है डी में, आप दूसरा जब डी डालोगे तो डी में फिर 2 कर दोगे। इस तरह के आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। जल्दी से मुझे बताइए सारे के सारे लोग, सबको समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। लेंथियम से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ में भर के जाने पड़ेंगे। और यहां पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, द फिलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d। 5d को पूरा भरने से पहले आपको 14f में भरने पड़ते हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा डिक्रीज आता है एटॉमिक रेडियस में, जिसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब क्या मतलब इसका समझा दूंगा, पहले आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे। इस वाली डायग्राम को अपनी कॉपी में बेटा जरूर बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बना लो इसको एक बार जल्दी से, जल्दी से इसको एक बार बना लो। एवरीबॉडी इन द हाउस मेक सम नॉइस। बना लिया सभी ने? हो गया सभी का? जल्दी से बताओ, हो गया? ठीक है, नाइस है बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूं। हम अभी बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम की। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं। तो आओ टॉप टू बॉटम की बात को समझाते हैं। आई होप कि आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, ये वाला, ठीक है। आई होप कि आपने टॉप टू बॉटम में ये बात लिख ली होगी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लिख लो। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको ध्यान से देखना। चलिए, तो जब मैं टॉप टू बॉटम 3d से 4d में आता हूं, तो क्या ये 4f वाला चक्कर मुझे कहीं देखने के लिए मिलेगा? आंसर है नहीं भैया, कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। आप 3d से जब 4d में आएंगे तो 3d वाले में आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट की कैसी होगी? आप 3d सीरीज की अगर करेंगे तो आप सबसे पहले अपना कौन सा 4s2 क्रॉस करेंगे, फिर आप 3d में आ जाएंगे, है ना? 3d में आ जाएंगे। सेम यहां पे आपको 4s2 क्रॉस किया, 3d में आ गए। लेकिन जब आप 4d से 5d में जाएंगे, जब आप 4d से 5d में जाएंगे तो 4d वाली के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2, है ना? क्योंकि यहां पे भी कोई f नहीं है, यहां से भी कोई f नहीं है। 5s2
और फिर आप 3D में चले जाएंगे। लेकिन जैसे आप 5D में देखेंगे तो आपको 6s2 क्रॉस करना है। 5D को पूरा भरने से पहले आपको 4F में 14 भरने हैं और फिर आप 5D में आएंगे पूरा भरने के लिए। एक पहले ही भर जाता है लेंथियम की वजह से, खैर मैं इसको बाद में लिख रहा हूं। सेम आप 6D में देखोगे तो 7s2 5F में 14 भरने के बाद फिर आप 5D में जाओगे। मैं बात कर रहा हूं लेंथियम और एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स की, सबकी जो भी बाद में है। बात सबको समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। अब देखो, नॉर्मली जब आप टॉप से बॉटम आते हो तो आप साफ साफ कहते हो कि एक शेल बढ़ गई, यहां पे 4 थी यहां पे 5 हो गई। क्या हो गई? शेल बढ़ गई। शेल बढ़ गई तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 3D से 4D में साइज इंक्रीज ही होता है। कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे, ठीक है ना। 3D से 4D में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब हम बात करते हैं 4D से 5D में। किससे? 4D से 5D में आने के लिए। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 4D से 5D में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई है? आंसर है हां। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुआ? आंसर है हां। अच्छा, लेकिन एक बात समझना मेरी, एकदम से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ जाते हैं। टॉप से बॉटम में आते हो, इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि आप एकदम से ऊपर से नीचे कूद गए तो ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐड कर दिए। देखो ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो आप ऊपर से 39 से सीधा 57 पे आ गए आप, है ना। 40 से सीधा 72 पे आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़े, प्रोटॉन्स भी बढ़े। जब प्रोटॉन्स बढ़े तो मैंने बोला नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज हुई है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, गाइस ध्यान से मेरी बात को समझना। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई तो शेल बढ़नी चाहिए थी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज घटना चाहिए था, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जब इंक्रीज हो जाती है तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, साइज बढ़ता ही है। लेकिन गाइस ध्यान देना, जब आप इसमें टॉप से बॉटम में आए तो जो आपके मैक्सिमम इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां थे? वो थे आपके 4F में। किसमें थे? 4F में थे। 4F में थे मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू F ऑर्बिटल, ड्यू टू F ऑर्बिटल which increases the nuclear charge, thus size remains constant, size remains constant। अब जिसको नहीं समझ में आएगा इस टेंशन ना लेना, पूरा विस्तार में समझाऊंगा, पूरा टाइम लगाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो, जब आप 3D से 4D में आए तो आपकी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई, है ना। नंबर ऑफ शेल आपकी इंक्रीज हुई और आपने बोल दिया नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप 4D से 5D में आए तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई, साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने सभी देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं, प्रोटॉन्स बढ़े हैं, तो नॉर्मली क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़े हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो भैया स्क्रीनिंग बढ़नी चाहिए बाहर की तरफ। अब देखो ध्यान से मेरे को समझना, यहां पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई थी, बिल्कुल सही बात है, आपने बोल दिया एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां पे भी दो फैक्टर और थे। कौन कौन से फैक्टर थे? यहां पे भी आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हुए हैं इनर शेल में, इलेक्ट्रॉन्स ऐड धकेलते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ था। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। शेल बढ़ी तो साइज बढ़ा। लेकिन जब आप 4D से 5D में आएंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुई, हाँ जी, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, हाँ जी। अब इसको ओवरशैडो करने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट तो है ही नहीं। भैया समझ नहीं आया? भैया समझ नहीं, दोबारा देखो। 3D से 4D में जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, भाई पहले 21 प्रोटॉन थे, 39 प्रोटॉन हो गए, बढ़ा। भाई इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो स्क्रीनिंग बाहर की तरफ धकेलना भी बढ़ा, हाँ। न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है, स्क्रीनिंग धकेल रहा है, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। और शेल बढ़ी क्योंकि 4 यहां पे होती है क्या? 4s2 होता है यहाँ पे। 3D से पहले कौन होता है? 4s होता है, यहाँ पे 5s, तो शेल बढ़ी, है ना। तो शेल बढ़ने से हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, शेल बढ़ने से हमने मान लिया कि साइज इंक्रीज हुआ होगा। लेकिन अब मैं आता हूं 4D से 5D में, नंबर ऑफ शेल बढ़ी 5 से 6, हाँ जी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, हाँ जी, 39 से 57 प्रोटॉन हो गए, बढ़ा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो
पहले न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल आउट कर दे रहा था, अब नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू एफ ऑर्बिटल। मैंने आपसे बोला था कि एफ ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग होता है वो ना के बराबर होता है, तो यहां पे जिस एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग को इस न्यूक्लियर चार्ज को ओवरशैडो करना था और खाली नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ जाना चाहिए था, वो साइज नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज यहां पे क्या हो रहा है, दबदबा बना के रख रहा है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है ही नहीं। क्योंकि एफ ऑर्बिटल क्या करते हैं भैया, ये नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाते हैं, जिस वजह से नंबर ऑफ शेल बढ़ी लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत इफेक्टिव था, इसने बढ़ी हुई शेल को अंदर खींच लिया और दोनों ने अब की बार इन दोनों ने एक दूसरे कैंसिल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। क्योंकि शेल बढ़ी तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ने अंदर खींच लिया, उतना ही कर दिया इतना पहले था, तो साइज मेरा कांस्टेंट रह गया। तो 4D से 5D में साइज कांस्टेंट है। सेम कॉन्सेप्ट 5D से 4D में लगेगा, क्योंकि यहां पे भी आपके पास एफ ऑर्बिटल है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग करेंगे तो 4D 5D और 6D यहां पे आपको जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, जबकि 3D से 4D में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज गाइस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप कि सभी को बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा भी डाउट रहेगा थोड़ा सा पीछे करना देख लेना, रीजन मैंने यहां पे लिख दिया, अच्छे समझा दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब इससे रिजल्ट क्या हुआ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है इसका, जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। The net result of lengthenoid contraction is that the second and third D series exhibit similar radii। जो सेकंड डी सीरीज है ये वाली, जो थर्ड डी सीरीज है ये वाली, इनकी रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर है। ध्यान रखना, ये वाले एलिमेंट, बीच से आगे वाले एलिमेंट, इन वालों की नहीं कह रहा हूं सिमिलर, इनका तो बढ़ेगा साइज। क्यों? क्योंकि इनमें एफ नहीं आता। एफ कहां से आता है? लेंथियम के बाद से, तो इनका तो साइज बढ़ेगा। मैं इनके बाद से बात कर रहा हूं, इनका सिमिलर हो जाएगा। इसीलिए जिरकोवियम और हैफियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, पेपर में पूछा जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिमिलर प्रॉपर्टीज। दैट इज जिरकोवियम का जो साइज है वो अपना 160 पिकोमीटर है, हैफियम का भी 159 पिकोमीटर है, ऑलमोस्ट सेम है। और इसी वजह से सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं कौन? जिरकोवियम और हैफियम। आई होप के सभी को बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत वाली बात है तो जल्दी से मुझे पूछिएगा, अदरवाइज दैट्स इट। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं गाइस। अब हम, हमारा एटॉमिक रेडियस पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस, एवरीवन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक वॉल्यूम एंड डेंसिटीज की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में पूछा नहीं जाता, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। आप सबको पता है कि डेंसिटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। डेंसिटीज हाई होती है क्योंकि मेटल्स होते हैं, ठोस होते हैं, चिपके चिपके बैठे हैं सारे पार्टिकल्स, तो क्या होते हैं? ठोस होते हैं, हाई होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड नो इफेक्टिव इंक्रीज इन साइज एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब इसमें एक और रीजन दे दिया कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने में आपको मैंने बताया था साइज में एक समय के बाद कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, लेकिन मास तो बढ़ता रहेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट मास तो बढ़ता चला गया, लेकिन साइज कांस्टेंट हो गया। भैया आपने कब बताया कि साइज कांस्टेंट है लेफ्ट टू राइट? बेटा क्या बात कर रहा है, बच्चे की जान लेगा भाई। देखो ना यहाँ पे स्टार्टिंग में घट रहा है, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट, है ना। जिंक का एकदम सडनली जाके बढ़ गया, लेकिन नॉर्मली सबका कांस्टेंट रह गया। तो साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मास बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लेफ्ट से राइट में जाके मैं क्या कह रहा हूं, डेंसिटीज क्या हो रही है भैया हमारी, हाई होती है, लेफ्ट राइट जो है बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। डेंसिटीज इन टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मास एंड नो चेंज इन वॉल्यूम। अभी मैंने आपको क्या बताया, टॉप टू बॉटम अगर आप देखोगे, टॉप टू बॉटम अगर आप देखोगे यहां पे स्टार्टिंग में पहली सीरीज से जो अगली सीरीज आएगी 3D से 4D आएगी, क्योंकि यहां पे मास भी बड़ा है और वॉल्यूम भी बड़ी है, तो बहुत बड़ा कोई चेंज डेंसिटी में नहीं आया। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो साइज तो सबका बराबर है, अभी बताया एटॉमिक साइज चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन मास बढ़ जा रहा है। मास बढ़ रहा है, साइज सबका बराबर बराबर है, साइज बराबर है मतलब वॉल्यूम बराबर है, लेकिन मास बढ़ रहा है। ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, मास बढ़ रही है, लेकिन वॉल्यूम उतनी ही है, तो ओवरऑल वैल्यू में क्या आया? डेंसिटी में इंक्रीज आया। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। आगे पेपर में नहीं पूछा जाता, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पेपर में क्या पूछा जाएगा आओ बताता हूं। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे 3D सीरीज में, तो मैंने आपको क्या बताया कि इनिशियली क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है और जी तुम्हारा मास बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज घट रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज होनी ही होनी है। तो आप देखोगे डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहां पे भी अगर आप देखोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे तो बिल्कुल सही बात है, अब मास कांस्टेंट हो गया है, सॉरी मास बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तब भी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, देखो बढ़ती जा रही है। लेकिन जब बात आती है जिंक की, तो जिंक में तुम्हें याद होगा
एटॉमिक साइज सडनली इंक्रीज हो गया था रिपल्शन की वजह से। तो मास तो बढ़ा कॉपर से जिंक तक, लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ गई, मास भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ गई, और वॉल्यूम तो ज्यादा बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डेंसिटी को क्या होना पड़ा, कम होना पड़ा, क्योंकि वॉल्यूम एकदम से ज्यादा बढ़ गई तो एकदम से क्या हो गया, डेंसिटी में कमी आ गई। तो मैक्सिमम डेंसिटी कॉपर की होती है, बस आपको याद ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। 3D सीरीज में मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, कॉपर की होती है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, बस आपको ये वाली बात को याद रखना है। क्लियर है जी, डेंसिटी क्लियर है, ठीक है। चलिए उतार लो गले से एक बार। ट्रांजिशन मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होता है, नो इफेक्टिव इंक्रीज इन साइज एज वी मूव लेफ्ट राइट, आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोई साइज में कोई बहुत बड़ा बढ़ोतरी नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में बढ़ रहा था साइज लेकिन फिर तो कांस्टेंट ही होता है, लेकिन मास बढ़ता रहता है क्योंकि एटॉम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐड होते रहते हैं, इस वजह से डेंसिटी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम में भी देखोगे 3D से 4D सीरीज में तो आपको दिखेगा कि भाई ठीक है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद तो साइज तो बढ़ता ही नहीं है, वॉल्यूम सेम है लेकिन मास ही बढ़ता है, इसलिए टॉप टू बॉटम क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला जो पार्ट गाइस हमारा आता है वो आता है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान समझिएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो जरा ध्यान से अगर मैं देखूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, क्या है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। देखो यार बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, कारण बताऊंगा। कारण क्या है, सिंपल सा, देखो आपको मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिनवाए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सभी को याद होगा, ये रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, स्कैंडियम टाइटेनियम में लेफ्ट से राइट है ना, क्योंकि हम इसको ऐसे रखते हैं सीरीज को, बस मैंने ऐसे बना दिया इसको। आप देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं फिर घटते जा रहे हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी उतने वो ज्यादा हार्ड होंगे, जितने वो हार्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें पिघलाने के लिए, टेम्परेचर देना पड़ेगा पिघलाने के लिए। तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? क्या मैं इस बात को वहां लिख दूं, जल्दी से मुझे बता दो, क्या मैं इस बात को वहां लिख दूं, कहां पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं? हाँ जी, तो क्या मैं लिख दूं कि भैया जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर पार्शियली फिल्ड हमारे केस होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे हार्ड होते हैं तो हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग की करेंगे नहीं, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप अगर देखोगे लेफ्ट से राइट, है ना, अगर आपको चाहते हो कि मैं लिख दूं यहाँ पे एक बार फिर से, तो मैं लिख देता हूं स्कैंडियम, स्काई, टी, वी, करोड़पति, मे, फी, को, नी, कु, जीते, ठीक है। यहाँ पे आपका एक अनपेयर्ड था, यहाँ पे आपके दो अनपेयर्ड, तीन अनपेयर्ड, पांच अनपेयर्ड, सॉरी 6 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, ठीक है, 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड। एक बार चेक कर लें, ऐसे ही था क्या? एक बार चेक कर लें, जल्दी से बताओ, चेक कर लें एक बार। हाँ जी, 1 2 3 6 5, 1 2 3 6 5, ठीक है, 4 3, उसके बाद 2 1 0, ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो आप क्या कह रहे हो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस, देखो पहले इंक्रीज होगा क्योंकि देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, और फिर ये डिक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज होता चला गया। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? हाँ जी। This is due to the fact that, reason पूछेंगे क्यों, this is due to the fact that initially unpaired electrons in d orbital increases, therefore more covalent bonding, therefore strong bond, but then further pairing up of d orbitals taking place। उसके बाद पेयरिंग अप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से आप आगे देखोगे तो पेयरिंग अप होना शुरू हो जाता है, जो है दोनों के जोड़े बनने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते रहते हैं, जिस वजह से मेल्टिंग पॉइंट हमारा फिर घटना शुरू हो जाता है। ये हमारा ऑर्डर है, सभी को दिख गया? अगर आप नहीं देख पा रहे ऊपर तो एक बार मैं नीचे भी लिख देता हूं, स्कैंडियम से बढ़ा, टाइटेनियम तक बढ़ा, फिर वेनेडियम तक, फिर क्रोमियम तक, उसके बाद घटना शुरू हुआ मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और फिर गाइस जिंक, हमारा ये हो गया। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है क्योंकि ये तो सॉफ्ट मेटल था, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहां पर नहीं है। आइए एनसीईआरटी का ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइटेनियम से बढ़ा, वेनेडियम तक, क्रोमियम तक, फिर घटना शुरू हो गया, लेकिन यहां पे आगे एक एक्सेप्शनल केस, गाइस ध्यान से देखिएगा। मैग्नीज को होना तो यहां चाहिए था ना, अरे मैग्नीज घटेगा मान लिया क्रोमियम के बाद, लेकिन यहां घट जाता है, यहां से यहां घट जाता, फिर ऐसे चलती रहती मामला, ऐसे चलता रहता मामला, क्या दिक्कत वाली बात है? सडनली मैग्नीज इतना ज्यादा कैसे गिर गया, अब ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन की बात को दूर करते हैं, एक्सेप्शनल केस ऑफ मैग्नीज क्यों आया?
एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस ऑफ मैग्नीज, एक्सेप्शनल केस ऑफ मैग्नीज। चलिए मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग कौन करेगा? जो बॉन्डिंग करना चाहता है। कोई बॉन्डिंग क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। कोई स्टेबल क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसको शांति से बैठना है। स्टेबल कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जरा मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताइए क्या होती है भैया? मैग्नीज आपने बताया था, मैग्नीज होता है हमारा स्काई टीवी करोड़पति में 5वें नंबर पे, तो ये होगा 4s2 3d5। गाइस क्या ये ओरिजिनली एक हाफ फिल्ड का केस है? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल का केस? जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये ओरिजिनली एक हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल का केस है? हाँ जी भैया। क्या ये ऑलरेडी स्टेबल है? हाँ जी भैया। क्या ये बॉन्डिंग करना चाहेगा? नहीं भैया। जब ये बॉन्डिंग नहीं करना चाहेगा तो क्या ये कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छे से दिखा पाएगा? नहीं भैया। अरे जब ये अच्छे से कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं दिखा पा रहा है तो क्या ये हार्ड बनेगा? नहीं भैया। अरे जब ये हार्ड ही नहीं बनेगा तो क्या इसको टेम्परेचर देके पिघलाने की जरूरत भी पड़ेगी? नहीं भैया। कम मेल्टिंग पॉइंट देंगे तो भी पिघल जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग तो कर ही नहीं रहा था, बॉन्डिंग नहीं कर रहा था। जब ऐसा है तो इसमें एक सडनली डिप आया, क्योंकि ये भैया हाफ फिल्ड था, स्टेबल था, तो सडनली आपको एक डिप देखने के लिए मिला केवल मैग्नीज में। उसके बाद बाकी एलिमेंट्स में ऐसा नहीं था, वहां पे आपको फिर एक रेगुलर डिक्रीज देखने के लिए मिला। आई होप के सभी को समझ में आ गया है कि मैग्नीज में ऐसा क्यों हुआ है। इसके ऊपर जब आप 4D सीरीज में जाओगे तो टेक्नीटियम में भी फिर वही आ जाएगा, हाफ फिल्ड वाला केस, बॉन्डिंग नहीं करना चाहेगा, उसमें भी आपको एक सडन डिप यहां पे दिखाई देने के लिए पड़ता है। सभी को बात समझ में आ गई? हालांकि आपके जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं आपसे केवल 3D सीरीज से ही पूछे जाएंगे, ध्यान रखने वाली बात है। आपसे 4D 5D 6D से नहीं पूछा जाएगा, आपको 3D के वाले ज्यादा याद रखने हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जल्दी से मुझे बताइए, क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब जरा बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम की, लेफ्ट राइट हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं टॉप टू बॉटम में क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, टॉप टू बॉटम में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ जाता है। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, यहां ये है आपका 4s2 3d, ये है आपका अगला वाला है आपका 5s2 3d, ये आपका अगला वाला है 6s2 3d। तो किस, सॉरी 3d क्यों आएगा हर बार? यहाँ पे तो 4d आएगा ना। हाँ 4d, ये आपका हो जाएगा 6s2 5d। मुझे खुद सोच समझ के बताना कि कहां आसानी से बॉन्डिंग कराई जा सकती है। जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि न्यूक्लियस का दबदबा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन किसके इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं? इसके। तो अच्छी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसने की होगी? इन्होंने की होगी। सबसे कम अच्छी बॉन्डिंग किसने की होगी? इन्होंने की होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। तो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा पिघलाने के लिए, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी की है। इसलिए आप देखो कि पहले 3D आता है, फिर 4D और फिर 5D। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? अपने इस वाले का, 5D सीरीज वाले का। बात समझ में आ रही है? तो आपको हमेशा ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, इसको याद रखना है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस था, इसका कारण क्या हुआ एक्सेप्शनल केस का, आप ध्यान रखेंगे तो आप यहां पे लिख भी देंगे, ठीक है ना? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn 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 क्या बोलेंगे? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn ऑफ मैग्नीज इट शोज इट शोज इट शोज लेस बॉन्डिंग, देयरफॉर लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, ये आपको बात बेटा यहां पे लिखनी है। हमारा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट का केस क्लियर होता है, ठीक है ना? दैट्स इट। इस स्लाइड में आपको सारी बातें आई होप के समझ में आ गई हैं। आ गई हैं तो जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइज जी। ठीक है, चलो आगे। चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखो हमारा जो अगला आता है गाइस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आता है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा तो मैं एनसीईआरटी के जस्ट इसके बाद, है ना? एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन गाइस, ये क्या होता है? व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? आओ समझते हैं। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ, अच्छा पहले तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को यहां पे लिख लेते हैं क्या होता है। कोई डिफाइन करने के लिए पूछ ले, है ना, उसमें असर्शन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी गिवन to a species to a
chemical substance to convert it into its isolated atoms। बहुत सिंपल सी बात है। आप एक केमिकल सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एक मेटल की प्लेट हो सकती है, एक मेटल का कोई केमिकल सब्सटेंस यानी कि कोई कंपाउंड हो सकता है, जो एनर्जी दोगे जिससे कि उसके सारे एटम्स अलग अलग हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी गिवन टू अ केमिकल सब्सटेंस टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स आइसोलेटेड एटम्स। सिंपल सी बात है। अच्छा, greater the number of valence electrons, stronger is the resultant bonding, hence higher will be the enthalpy of atomization। कॉमन सेंस वाली बात है, जिसने ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग की होगी उसको ही ज्यादा टफ होगा एटम्स में तोड़ने के लिए। भाई सिंपल सी बात समझो ना, देखो यहां पे ध्यान से, आप ऐसा कह सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है ना, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप यहां पे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हाई, या फिर आप बोलोगे हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी होगी। और अगर हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी तो गाइस आप क्या करोगे, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का साइन होता है डेल्टा एच, है ना। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतनी ज्यादा आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देनी पड़ेगी। इसी वजह से यहां पे भी आपका वही सीरीज बनेगा जो हमने मेल्टिंग पॉइंट में देखा था, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही था भाई, इसमें बस पिघला रहे थे, इसमें एटम्स में अलग अलग कर रहे हैं, उसमें भी टेम्परेचर दे रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, इसमें भी दे रहे हैं। देखो सबका ऑर्डर वही है, ये 3D सीरीज है। देखो मैग्नीशियम में एकदम सडनली डिप आ गया, टेक्नीशियम में सडनली डिप आ गया, ये 4D सीरीज है, ये अपनी 5D सीरीज है। ग्राफ वही है, बस नजरिया अलग है। ठीक है, चलो यहां तक अभी हम एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चंस निपटा लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स डू सम क्वेश्चंस टिल हियर। यहां तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, गाइस कहोगे कहोगे क्वेश्चन, हियर है क्वेश्चन, चलो ठीक है, आओ जरा। पहला क्वेश्चन, what can you say about on what ground you say that scandium is a transition element but zinc is not? किस ग्राउंड पर आप कह सकते हो कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है? आप सिंपल सी बात बोलोगे, ठीक है ना, क्या बोलोगे आप, ठीक है, कि स्कैंडियम डज हैव partially filled d orbitals, partially filled d orbitals, while whereas zinc doesn't, जिंक के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर आप स्कैंडियम की बात करोगे तो ये है आपका 4s2 3d1, जहां पे आपका s तो कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन आपको डी में दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्शियली फिल्ड है। वहीं आप जिंक की बात करोगे विच इज 4s2 3d10, तो यहां बोल दोगे भैया दो ये रहे और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जल्दी से बताइए, एवरीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, जल्दी से बताओ, नहीं है, आगे बढ़ो। Why do the transition elements exhibit higher enthalpy of atomization? Transition elements में higher enthalpy of atomization क्यों होती है? तो this is due to the large number of unpaired electrons, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बात करेंगे 3D सीरीज की तो मेरे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्काई टीवी, करोड़पति में फीको नीकू जीते, में फीको नीकू जीते। ठीक है, सही बात है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 6 5 4 3 2 1 0। जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो इसकी होगी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसकी होगी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? ओवरऑल क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिंक तो ट्रांजिशन है भी नहीं, है ना, तो खाली ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। इनकी हायर क्यों होती है, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे और इसी वजह से इनकी हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट, व्हाई? गाइस आंसर कर सकते हो क्या, जल्दी से बताओ। क्या इसका आंसर खुद से कर सकते हो? होमवर्क क्वेश्चन है, अपने आप इसका आंसर करेंगे सारे लोग। ठीक है, धन्यवाद। अगला पार्ट पे आ जाओ। एक और क्वेश्चन,
सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, जिसको हम कहते हैं 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो सकता है जब इसके पास पार्शियली फिल्ड d इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? आइए समझते हैं। तो गाइस सिल्वर जो होता है हमारा, सिल्वर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है अपनी 5s2 5s2 4d10। क्या होती है हमारी सिल्वर की? एक सेकंड रुक जाओ जरा। हमारा सिल्वर कहां आता है? हमारा सिल्वर आता है, इसका वाई जरा ना बनो, माना तुम्हारे रूपरंग पर ऐश्वर्या जी ने कह दिया है ना। तो 5s1 4d10 होता है, ठीक है। 5s1 और जी तुम्हारा 4d10। तो कवि हमसे कह रहा है सिल्वर एटम हैज अ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? आप कैसे कह सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है? गाइस बहुत सिंपल सी बात है, आओ बताता हूं कैसे सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसे मान के चलो, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं। देखो सबसे पहले तो कौन होगा ट्रांजिशन एलिमेंट गाइस? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होगा? एक बार इस पे गहरी बात समझेंगे कि कौन होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने कल भी बताया था, एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं। पहली बात, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल अगर है तो वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अच्छा, कल हमने जब लिखा था इसको तो हमने कैसे लिख दिया था? हमने लिखा था इसको पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया था। बिल्कुल सही बात है, बहुत जगह पे आप यही देखोगे। लेकिन जो एनसीईआरटी ने मैक्सिमम बार बोला है वो ये बोला है कि पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होने चाहिए यार, मतलब आउटर मोस्ट शेल सेकेंडरी केस होता है, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल इज द मोस्ट एक्यूरेट केस जिसमें आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल बहुत सारी बुक्स में लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत कम इसको यूज करती है। एनसीईआरटी मैक्सिमम टाइम कहती है पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर मैं इस केस में देखूं तो मेरे पास बहुत ही सुंदर सा एक केस आता है कि देखो यार 3D सीरीज में आप देखोगे कॉपर को, तो कॉपर होता है 4s1 3d10, ना तो इसमें कोई पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है। भाई पार्शियली फिल्ड आउटर मोस्ट है, लेकिन d ऑर्बिटल तो पार्शियली फिल्ड नहीं है। और अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पे जाएं कि भाई हम d ऑर्बिटल को ज्यादा मुद्दा रखेंगे, ये तो सेकेंडरी केस है, तो यार कॉपर इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन कॉपर तो है। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद सिल्वर। भाई सिल्वर में भी आप देखोगे कि भाई आउटर मोस्ट शेल तो पार्शियली फिल्ड लेकिन डी ऑर्बिटल नहीं है। और अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो, जो मेजर जो है इस पे अपना फोकस रखती है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स पे, तो इस इन दोनों के बेसिस पे ये दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हुए, आओ समझाता हूं। मैंने आपको बोला था कि खाली ग्राउंड स्टेट में नहीं देखना, एक्साइटेड स्टेट में भी देखना है। कॉपर की दो एक्साइटेड स्टेट होती हैं, एक होती है कॉपर पॉजिटिव और एक होती है कॉपर 2 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा आउटर मोस्ट शेल से, तो ये बन जाएगा 4s0 3d10। अभी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 2 देखोगे तो यहां पे हो जाएगा 3d9। यहां पे पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसी वजह से कॉपर को एनसीईआरटी कहती है कि भैया ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये है। सेम बात अगर मैं यहां पे कर दूंगा, इस सेम बात अगर मैं यहां पे देखूं तो सिल्वर में Ag पॉजिटिव 5s0 होगा और 4d10 होगा। यहां पर नहीं है पार्शियल फिल्ड, यहां पर भी नहीं है। लेकिन इसकी एक और स्टेट होती है जो कि बहुत ज्यादा अननोन मानी जाती है, क्योंकि एग्जिस्ट करती है लेकिन बहुत मिनिमल। लेकिन उस बेसिस पे आप यहां पे देखोगे कि ये भी आपका क्या है गाइस, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आप बोलोगे कि भैया silver atom in its excited state of Ag2 positive does have partially filled d orbitals, hence it is a transition element। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बुक दोनों बात लिखती है, लेकिन एनसीईआरटी हमेशा फोकस करती है partially filled d orbitals, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अपना समाप्त हुआ। अभी चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आ जाओ जरा। तो अब यहां से हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा, क्वेश्चन हमने 4 निपटा लिए हैं। आइए अगला जो हमारा टॉपिक चलता है गाइस, वो चलता है कौन सा? क्या हम यहां से आगे कल करेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा? क्या यहां से आगे हम कल करेंगे? चलो भाई यहां से आगे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल। यहां तक हमने जितना भी किया उसको प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं, टीपीपी में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको सॉल्व करना है, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। आई होप कि आपको आज बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस, बाय एवरीवन, बाय।